बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ एक फैसले ने सब कुछ तबाह बर्बाद करके रख दिया। वो लोग जो काजी फाइज ईसा साहब की तारीफ करते थे, उनको कहते थे कि जनाब ये बहुत ज़्यादा आइन और कानून के साथ खड़े रहने वाले हैं, इनके साथ बड़ा जुल्म और ज्यादती होती रही है, वो अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं काजी फाइज ईसा के बारे में और उनकी इस जजमेंट के बारे में। हसनात मलिक साहब ने इंटरव्यू दिया है, सवाल और जवाब का सिलसिला है शहजाद इकबाल साहब के शो में जियो पर, जिसमें खुद शहजाद इकबाल ने कहा कि आपने अपने वीलॉग में इस्तीफे का जिक्र किया काजी फाइज साहब के, कि इससे बेहतर था, ये फैसला देने से बेहतर था, ये जो बल्ले का निशान छीनने का फैसला दिया, इससे बेहतर था कि काजी फाइज साहब इस्तीफा दे देते। ये बड़ी सख्त बात आपने की है, क्योंकि इसका उन्होंने बाकायदा जवाब दिया है। उन्होंने आइन के आर्टिकल की बात की है। इसी तरह से लोग इलेक्शन एक्ट की भी बात कर रहे हैं। मौलवी तवीजुद्दीन केस, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे स्याह तरीन केस समझा जाता है, उसकी भी बात की गई है। और ये 1954 की बात है कि जब कानून साज असम्बली थी और उसको जिस तरह से हटाया गया और फिर वहां से नजरिया जरूरत निकलता है, टाइम हुआ तो उसकी भी बात करेंगे। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इसका कंपैरिजन आप सोचिए, सबसे पाकिस्तान के मुतनाज़ा तरीन फैसले जिसने पाकिस्तान में आइन की, कानून की तबाही की बुनियाद रखी, हत्ता के मुल्क दो लख्त हो गया, उसकी जो बुनियाद पड़ी थी वो वहां से पड़ी थी जब कानून साज असेंबली को ही चलता किया गया था। और फिर इस फैसले को किस तरह दुरुस्त करार दिया गया था, वो टेक्निकल बुनियादों पर, आज भी वही टेक्निकल बुनियाद जो है वो किस तरह जिंदा की गई है, इस पर भी हम बात करेंगे। मंसूर अली खान साहब ने अपने वीलॉग में एक इदारे से मुलाकात का जिक्र किया है और इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है इदारे से मुलाकात। असद तूर ने भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है अपने वीलॉग में कि वो नून लीग के साथ और ये काजी फाइज साहब का मामला सारा किस तरह से एजाजुल एहसन साहब से किस तरह इस्तीफा लिया गया है, उसका उन्होंने हवाला दे दिया कि ये गिव एंड टेक हुआ है। हसनात मलिक साहब और मतीउल्लाह जान साहब, उन्होंने तो जिसको तबाही फेर दी है। अब दोनों का एक वीलॉग है, वो आप जरूर सुनिए। मतीउल्लाह जान साहब, ये मैं आपको वो लोग बता रहा हूं जो काजी साहब की तारीफ करते थे। अच्छा, फिर आप ये देखिए, मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि, और हसनात मलिक के, ये जो जस्टिस एजाजुल एहसन जो फिर मुस्तकबिल में काजी फाइज साहब की रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस बनने वाले थे, उनका इस्तीफा लेना और ये फैसला, ये दोनों इकट्ठे ही देखेंगे। और ये राज खोला है असद तूर ने। वो कहते हैं कि ये एक डील का नतीजा है, बकौल उनके जराए के, वो वीलॉग में वो सारी बात करें। असद तूर का ये कहना है कि सारा मामला ये हुआ कि एक आलमी इदारे से सर्वे करवाया गया और उसमें पता लगा कि जनाब शहरी इलाकों में तो बिल्कुल ही बर्बादी है और यहां कुछ भी कर लेंगे तो कुछ नहीं बनना, नून लीग का फारिग है, और देही इलाकों में जोर लगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि बल्ला छीना जाए, इनके लोगों को कमजोर किया जाए, कंफ्यूज किया जाए, कुछ करें, क्योंकि अभी तक हम कामयाब नहीं हो रहे। इनकी गिरफ्तारियों, लापता, जुल्म, सब घर चार दीवारी, औरतों के साथ जो भी किया गया, कागजात छीने गए, तो हमें अभी मजीद सहूलतकारी चाहिए। फिर जनाब ये बात आती है कि काजी फाइज साहब बीच में आते हैं और वो ये डील करते हैं कि जी जस्टिस एजाजुल एहसन के बदले, यानी उनका इस्तीफा, उनकी गर्दन, और अब ये मुझे चाहिए और उसके बदले में फिर मैं बल्ले का निशान जो है वो छीन लूंगा। ये असद तूर साहब ने अपने वीलॉग में ये जिक्र किया है कि ये सारी डील हुई, तो लिहाजा इधर से बल्ला छीना गया, तो उससे पहले जो जस्टिस एजाजुल एहसन है उनका इस्तीफा लिया गया। जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी को भी इसी से जोड़ा जा रहा है कि ये मुझे जो है नहीं चाहिए। तो जो भी यानी काजी फाइज साहब के लिए रास्ता आसान करना है, उनके लिए कोई मसला ना हो, तो ये पैगाम भी है कि सारे अब इस तरफ चलेंगे। अब हामिद मीर साहब क्या कह रहे हैं, बाकायदा सेमिनार्स में जाकर ये बात कर रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं ये तो यानी लेवल प्लेइंग फील्ड या सेम जगह पर है, नून लीग और ये दोनों ये चाहते थे कि जनाब बल्ला नहीं होना चाहिए, और सिर्फ नून लीग एक ऐसी जमात थी जो बढ़ चढ़कर पेशावर हाईकोर्ट के खिलाफ बात कर रही थी, बाकी भी थी, तो लिहाजा ये जस्टिस काजी फाइज साहब को ये केस सुनना ही नहीं चाहिए था। ये वही बात है जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी। काजी फाइज साहब जब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस बने थे, तो तब ये कह दिया गया था कि इनके सामने कोई भी इमरान खान का या तहरीक इंसाफ का केस नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये व्हाट्सएप से ही देखकर पता नहीं कहते थे ये मेरे पास ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो इनको रोक दिया गया था। तो ये सब बातें अब दोबारा से हो रही हैं। मंसूर अली खान साहब ये कहते हैं जी उनकी एक इदारे से मुलाकात, इदारे को इन्वर्टेड कॉमर्स में किसी शख्सियत से जो भी है, तो उसमें हुआ कि जी 9 मई को नहीं हम भूल सकते, और इमरान खान ने जो है सोशल मीडिया को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो मंसूर अली खान साहब कहते हैं मैंने पूछा कि यही बात नवाज शरीफ के बारे में कही जाती थी, तो उनकी भी वापसी हो गई। तो वो कहते हैं जी नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई थी और नवाज शरीफ जो है उसको इस तरह से करना, उस वक्त जो लोग यहीं बैठे थे, मंसूर अली खान जो आपकी जगह बैठे थे, वो ये कहते थे। तो उन्होंने कहा जी वो उन्होंने अपने जाती फायदे या अपनी जाती प्रमोशन वगैरह और इस तरह के लिए किया, वो ये जिक्र कर रहे हैं। तो वहां भी चीजें अब ये नजर आ रही हैं कि अब भी
कहीं और डिसीजन हो रहे हैं, जिस तरह से भी चीज़ों को देखा जा रहा है। अब असद तूर का आप मामला देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि सब कुछ ये डील के तहत सारे मामला चलाए जा रहे हैं। और यहाँ पर हसनात मलिक साहब कहते हैं जी इस्तीफा दे देना चाहिए था काजी फाइसा साहब को, इसलिए कि अब ये सारा ब्लेम तारीख में लिख दिया गया है। और अभी से आप देखिए ये 24 घंटे के अंदर ये सारा मामला हो गया है। इस्तीफा का कहा जा रहा है, इससे बेहतर था दे देते थे। हामिद मीर कह रहे हैं इनको सुनना ही नहीं चाहिए था, नून लीगर वो एक हो चुके हैं, ये सब साबित हो रहा है। और जो इमरान खान कहते थे जो बातें वो सारी सच साबित हो रही हैं, वो ठीक नजर आ रहे हैं कि उनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है और सब मिले हुए हैं। फिर हसनात मलिक साहब कहते हैं कि जी ना आर्टिकल 17 का हवाला दिया गया, जहां जो आइन कहता है, आइन मुकद्दम है, उसका हवाला नहीं दिया इस जजमेंट में कि जी उसमें एसोसिएशन की, यूनियन की एक फंडामेंटल राइट दिया गया है, वो छीन लिया गया है बल्ले के निशान छीनने की वजह से। यानी पार्टी को ही आपने आउट कर दिया, क्योंकि अब वो आजाद हैसियत में उनको लड़ना पड़ेगा, आगे उनको वो सीट्स भी नहीं मिलेंगी। आपने फिर एक टेक्निकल बुनियाद बनाई जहां पर कोई इलेक्शन एक्ट में भी जिसको बुनियाद बनाया, आइन ऊपर है, इलेक्शन एक्ट नीचे है, उसकी भी इंटरप्रिटेशन आपने खुद से कर दी, इलेक्शन कमीशन ने खुद से कर दी। जहां कोई सजा ही नहीं थी इंटर पार्टी इलेक्शन जो है, क्या उसको वो देख सकते हैं? और अगर देख सकते हैं तो क्या ये सजा दे सकते हैं कि उसे बल्ला छीन लिया जाए? कहीं नहीं लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी कर दिया और काजी साहब ने वो भी देख लिया। फिर वो कहते हैं बेनजीर भुट्टो केस है, उसका भी हवाला नहीं दिया, तो ये सारा केस तो उड़ गया। ये काजी साहब के जो हिमायत किया करते थे उन्हीं की नजर में। मतीउल्लाह जान साहब ने फिर इससे भी आगे जाकर बड़ी सख्त बात की है, और उन्होंने तो कॉलम लिखा है, और कॉलम में उन्होंने और ट्वीट भी किया है कि जी ये चीफ जस्टिस की कुर्सी में ऐसा क्या है कि इस पर बैठा शख्स एक जर्नैल की साजिश नाकाम बनाकर दूसरे जर्नैल की गोद में बैठकर कुलकारियां मारकर खुश होता है, वाह काजी तेरा इंसाफ। अच्छा, और इसके साथ जाहिर है पूरी तफसील वो लिखते हैं, माजी में क्या हुआ और अब क्या हो रहा है, और काजी साहब पर शदीद तनकीद करते हैं। और इसका उन्वान है काजी का दूसरा चेहरा। ये देखिए दूसरा चेहरा, ये बड़ा मानी खेज है। अच्छा, इसका जो आखिरी हिस्सा है, जाहिर है पूरी वो एक बुनियाद बनाते हैं क्या क्या हुआ। और उन्होंने कहा कि जी बल्ले के निशान से मुतालिक समात में काजी फाइसा ने एक जज की बजाय इलेक्शन कमीशन के वकील का किरदार अदा किया। आईन पाकिस्तान के दिफा का हलफ उठाने वाले सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने एक सियासी जमात के आइन पर अमल दरामद में जितनी दिलचस्पी दिखाई, उससे वाज़ेह तौर पर इंतकाम और जाती रंजिश की बू आ रही थी। ये वही चीफ जस्टिस थे जो FBR और दीगर कवानीन की खिलाफ वर्जी के दिफा में बजा तौर पर आईन पाकिस्तान की शिक 209 और अदलिया की आज़ादी की कवाली करते नहीं थकते थे। और अब जब मुखालिफिन का केस सामने आया तो इलेक्शन एक्ट ईसा की बाइबल बन गया। आइन की 17 में तंजीम साजी का बुनियादी काम शहरी का है, मगर जज साहब के लिए अकबर एस बाबर का PTI का बानी रुकन होना काजी साहब के लिए मुकद्दस वाकया ठहरा। सियासी जमात के आइन और इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी तो शायद PTI ने ही कर रखी थी, लेकिन क्योंकि किसी और पार्टी कारकुन ने शिकायत ही नहीं की। वाह काजी तेरा इंसाफ। इलेक्शन कमीशन की बदनीयती अपनी जगह, मगर रात के फैसले ने साबित किया कि सिकंदर सुल्तान राजा और काजी फाइसा के मसाइल कुछ मुख्तलिफ नहीं। आइन के आर्टिकल 201(8) साफ शफाफ इंतखाबात पर इलेक्शन एक्ट हावी हो गया। ये सब अदालती इंजीनियरिंग नहीं तो क्या है? काजी फाइसा का ये नया रुख, बल्कि ब्रैकेट में लिखते हैं शायद पुराना, क्या गुल खिलाएगा? ये चीफ जस्टिस की कुर्सी में ऐसा क्या चुभता है जो उसे एस्टेब्लिशमेंट के बूट में अपनी शक्ल तलाश करते रहने पर मजबूर करता है? जालिमों काजी हमारे साथ जा रहा है, जालिमों काजी हमारे हाथ से जा रहा है। और ये जनाब इन्होंने फिर ट्वीट भी किया, और वो लिखते हैं कि जी ये इन्होंने बदला भी लिया है ये सब करके, ये बात भी वो लिख रहे हैं। तो लिहाजा शदीद तनकीद हर तरफ से, ऐसे ऐसे अल्फाज बोले जा रहे हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी चीफ जस्टिस के बारे में ये कुछ नहीं कहा गया, या किसी फैसले के बारे में इस तरह से नहीं कहा गया, इतनी तनकीद नहीं हुई होगी जितनी अब हुई है। और सबसे जो बदनाम फैसला जहाँ से सारी तबाही हुई, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मौलवी मजीदुद्दीन केस उसको कहते हैं। तो गवर्नर जनरल ने ये किया था जनाब के जो कॉन्स्टिट्यूंसी असम्बली थी, जिसका काम था कि जनाब उसने आइन तरतीब देना है, उसी को उसने उड़ा दिया था कि इसलिए कि उसने उसमें नजर आता कवानीन बना रहे हैं कि उसमें गवर्नर जनरल के इख्तियारात कम हो रहे थे, उसने उड़ा दिया और कहा जी अवाम का एतमाद ये असम्बली खो चुकी है। वो एक आदमी कैसे फैसला कर सकता है? डिक्टेटरशिप थी कि जी अवाम का एतमाद खो चुके हैं। वही 58(2)B, यही जो आज फैसला है इलेक्शन एक्ट के मामले वाला कि जनाब वो पार्टी को ही कर दो टेक्निकल बुनियाद पे, तो वहां भी ये हुआ था। ये नहीं था कि उसका कहीं नहीं कहा गया कि उसके पास कहां इख्तियार था गवर्नर जनरल के पास कि वो ये कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली को चलता कर सकता है। तो फिर सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ये गलत इख्तियार इस्तेमाल किया है। तो आगे फिर जो वक्त की सुप्रीम कोर्ट थी, तो उसमें ये हुआ, जस्टिस मुनीर वहां पर थे जी चीफ जस्टिस, उनको स्पेशली इसी तरह से चीफ जस्टिस लगाया गया था। तो उन्होंने ये कहा कि जी ये सिंध हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार ही नहीं था। ये नहीं कहा उन्होंने कि जी ये, और डिस्कस ही नहीं किया कि गवर्नर जनरल के पास कहां से इख्तियार आ गया कि उसने कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली को ही घर भेज दिया। नहीं, उन्होंने कहा जी ये सिंध हाई कोर्ट के पास इख्तियार नहीं था कि वो ये केस सुनता, लिहाजा जनाब वो गवर्नर जनरल का ही बहाल हो गया, जबकि सिंध हाई कोर्ट ने
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बहाल किया था। तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये सारा काम हुआ। आज इसलिए उसकी मिसाल दी जा रही है। आज इसलिए आइन और कानून को समझने वाले लोग जो तारीख जानते हैं वो कह रहे हैं कि ये स्याह तरीन दिन है और ये वही चीज़ जिंदा हो गई है। ये भी कह रहे हैं कि नून लीग का जो वजूद था 1985 में गैर जमाती इंतखाबात जो जनरल ज़ियाउल हक एक डिक्टेटर के दौर में हुए थे, वहाँ से नून लीग ने पैदाइश हासिल की, पैदा हुई, और आज उसको जिंदा रखने के लिए, उसको दोबारा, यानी वो बिल्कुल मुर्दा हो चुकी, तो उसको दोबारा एक नवाज शरीफ को एक सियासी ज़िंदगी देने के लिए आज फिर वही खेल खेला गया है। तो इतने साल के बाद ये सारा हुआ, ये सब बातें हो रही हैं। अच्छा, अब ये भी कहा जा रहा है, कमर मकीन ये नौजवान साफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं GTV के लिए, इन्होंने तो लिख दिया है ये ईसा नहीं फ़िरौन है, नासिर बडानी ये उनको कोट करते हैं। तो जनाब मेरा ख्याल है कि यहीं पर सारी बात मुकम्मल हो जाती है। मुख्तलिफ लोगों का मैंने आपको बता दिया है कौन क्या कह रहा है, और ये अब आप देखिए कि ये 24 घंटे गुजरने के बाद ये हाल है। तो ये तारीख अब लिखी जा रही है, तसलसल है उसका, और आगे आप देखेंगे यही बात कोर्ट रिपोर्टिंग के लोग ये बात कर रहे हैं, आम आदमी ये बात कर रहा है, वकला ये बात कर रहे हैं, जो काजी साहब की बड़ी तारीफ करते थे। मैं सुन रहा था बैरिस्टर सलाहुद्दीन हैं, ये वकला रहनुमा भी रहे हैं, उनको भी शहजाद इकबाल ने अपने शो में लिया, वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। इसी तरह गालिबन सिद्दीकी साहब एक वकील हैं, उनको आप देखिए, तो पूरे यानी एक वकला कम्युनिटी में जिनका बड़ा नाम है, वो सब इस वक्त इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं, और आगे चल लगता है कि ये तनकीद बढ़ती चली जाएगी और ये सिलसिला नहीं रुकेगा। तो अब देखते हैं कि इस बारे में आगे कौन क्या कहता है। इंशाल्लाह उस हवाले से भी आपको अपडेट रखेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।